हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस पेपर क्वेश्चन की सीरीज़ को और आज बात करेंगे एक और सेक्शन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ जर्नल इंग्लिश। तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल 2021 के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एआरओ के लिए, कैंप असिस्टेंट के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। तो यहाँ पे आज बात करेंगे जर्नल इंग्लिश के बारे में, कुछ कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्लास में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो आपको फॉलो करनी है एग्जामिनेशन में, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जर्नल इंग्लिश के जो आपको ज़रूर से करके जाने हैं अगर आप अपना स्कोर इंक्रीज़ करना चाहते हैं जर्नल इंग्लिश में। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं इंग्लिश से, जिनको बिल्कुल नहीं आती है, उनको भी वो टॉपिक्स करने हैं ताकि उनको वहाँ पर नंबर लेने में आसानी हो जाए। और एक चीज़ और, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि कुछ क्लासेस डिलीट हो गई थी, तो वो क्लासेस फिर से अपलोड हो रही हैं और कल तक सभी क्लासेस दोबारा से अपलोड कर दी जाएंगी। तो क्लासेस री-अपलोड करने का मतलब यही है बिकॉज मैंने सारी क्लासेस लाइन वाइज बनाई हुई है। तो अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस क्लास देखता है और अगर उससे कोई पार्ट मिसिंग लगेगा तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्लासेस को मैं दोबारा से री-अपलोड कर रही हूँ। तो परसों से हमारा जो चल रहा था कंप्यूटर और हिंदी की थ्योरी क्लासेस, उसे मैं कंटिन्यू कर दूँगी। आज मैं आपके साथ जर्नल इंग्लिश स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो कल भी प्रीवियस क्लासेस अपलोड होंगी और परसों से मतलब 26 नवंबर से हम कंटिन्यू कर देंगे कंप्यूटर और जर्नल हिंदी की क्लासेस को, और प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ये वाली, ये भी चलती रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और अगर किसी को भी कोई डाउट आता है इस क्लास में तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। Parts of the following sentence are given as options. Identify the part that contains a grammatical error. तो यहाँ पे एक सेंटेंस है और उसके पार्ट्स यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। हमें बताना है यहाँ पे किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो ग्रामेटिकल एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले क्वेश्चन में आपको कैसे पहचानना है कि किस पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे सेंटेंस है लास्ट वीक अ थिक टॉक्सिक हेज इज़ एनवेलपिंग दिल्ली एंड मच ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जब भी आपको ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो सेंटेंस गिवन है वो किस टेंस में गिवन है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पिछले हफ्ते एक थिक टॉक्सिक हेज इज़ एनवेलपिंग दिल्ली एंड मच ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब पिछले हफ्ते दिल्ली को और कुछ नॉर्थ इंडिया के पार्ट को एक थिक टॉक्सिक हेज ने, मतलब एक घने कोहरे ने घेर लिया था। मतलब यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की। तो यहाँ पे अगर पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ये इज़ एनवेलपिंग लिखा हुआ है, आप खुद देखो यहाँ पे ये रॉन्ग है बिकॉज प्रेजेंट की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, और इज़ तो आता है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर एनवेलपिंग भी नहीं आएगा, क्या आएगा, एनवेलप्ड आएगा। तो यहाँ पे एनवेलप्ड आएगा इसकी जगह, तो ये बन जाएगा लास्ट वीक अ थिक टॉक्सिक हेज एनवेलप्ड दिल्ली एंड मच ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब पिछले हफ्ते एक थिक टॉक्सिक हेज ने दिल्ली और मच पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया को एनवेलप कर लिया था। तो यहाँ पे अगर पास्ट की बात होगी तो आपको यहाँ पर पास्ट वाला ही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, मतलब जो वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पर हम वो पास्ट में होना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि लास्ट वीक अ थिक टॉक्सिक हेज एंड मच ऑफ नॉर्थ इंडिया, इट मीन्स यहाँ पे इज़ एनवेलपिंग इंडिया जो है ये रॉन्ग पार्ट है, ये यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर कंटेन कर रहा है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि इसको ठीक कैसे करना है तो कोई बात नहीं है, हमें उसकी नॉलेज नहीं चाहिए, हमें बस ये जानना है यहाँ पर कि किस पार्ट में गलती है। तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे इज़ एनवेलपिंग ना आकर क्या आएगा, एनवेलप्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर लग सकता है बिकॉज मैंने क्वेश्चन पेपर में से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर दिख सकता है, बट आप थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करने का ट्राई करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, हमें इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म पहचाननी है। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डेफिनेटली टॉपिक कवर करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। देखो यहाँ पर क्या है, माई सिस्टर सेड
आई कांट फाइंड द बुक यू टोल्ड मी अबाउट। तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी ने कोई सेंटेंस कोई स्पीच बोली है, और इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि हम उसकी कही हुई स्पीच को किसी दूसरे के सामने जब बताते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर है कि मेरी बहन ने बोला आई कांट फाइंड द बुक यू टोल्ड मी अबाउट, जिस बुक के बारे में तुमने बताया था वो मैं नहीं फाइंड कर पाई। तो ये सब किसने बोला है, ये मेरी बहन ने बोला है। अब इसी स्पीच को मुझे इनडायरेक्ट फॉर्म में करके दिखाना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्यों राइट है देखो यहाँ पे समझना। माई सिस्टर सेड दैट, आपको यहाँ पे कॉमा हटा के और ये डबल कोट्स हटा के दैट लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मान लो इस पर्टिकुलर स्पीच को किसी दूसरे इंसान को बता रही हूँ, मेरी बहन ने ये सब मुझे बोला था, अब मैं किसी और को बता रही हूँ ये सब बातें, तो मैं किस तरीके से बताऊँगी, इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला माई सिस्टर सेड दैट शी, है ना, उसने अपने आप को आई कहा था लेकिन मैं उसे क्या बोलूँगी, शी बोलूँगी। तो माई सिस्टर सेड दैट शी could not find the book I had told her about। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो कैन है, यहाँ पे था हमारे पास कैन नॉट का हमें यहाँ पर करना पड़ा कुड नॉट। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा माई सिस्टर सेड दैट शी कुड नॉट फाइंड द बुक आई हैड टोल्ड हर अबाउट। तो यहाँ पर यू का हो गया आई, क्योंकि ये सब बातें मेरी बहन मुझे कह रही थी लेकिन मैं ये सब बातें किसी और को बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आई हैड टोल्ड हर अबाउट, मतलब मेरी बहन ने कहा कि वो वाली बुक फाइंड नहीं कर पाई जिसके बारे में मैंने उसे बताया था। तो यहाँ पर आई हैड टोल्ड हर अबाउट, यहाँ पर मी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमें यहाँ पर वर्ड्स चेंज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन को भी चेंज करना पड़ेगा और साथ ही साथ मॉडल वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूँ तो देखो वो क्यों गलत है। यहाँ पर क्या है, माई सिस्टर सेड दैट यू कांट फाइंड द बुक, तो यहाँ पे यू तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो अपने लिए बता रही थी, तो यहाँ पे यू कैसे आ जाएगा, ये तो गलत हो गया वैसे ही। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, माई सिस्टर सेड दैट आई कांट फाइंड द बुक यू टोल्ड मी अबाउट, तो यहाँ पे कैन नॉट वैसे का वैसे आ गया, मतलब ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट इज माई सिस्टर सेड दैट शी कुड नॉट फाइंड द बुक यू हैड टोल्ड हर अबाउट, तो यहाँ पर यू आ गया, यू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई। तो यहाँ पर मैं अपनी बात किसी तीसरे को बता रही हूँ। ठीक है, जो बात मेरी बहन ने मुझे कही थी वो मैं किसी और को बताऊंगी, तो मैं यहाँ पर सभी प्रोनाउन को चेंज करूँगी। मैंने यहाँ पे लिखा माई सिस्टर सेड दैट शी, उसने कहा कि वह उस बुक को फाइंड नहीं कर पाई जो मैंने उसे बताई थी। ठीक है, और उसने क्या बोला था कि उसने कहा था कि मैं उस बुक को नहीं ढूंढ पाई जो तुमने मुझे बताई थी। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से चेंज करना होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एग्जामिनर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये टॉपिक ढंग से करके जाना है। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को ज़रूर से कर लेना, ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है। आपको यहाँ पे कुछ रूल्स याद करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे, उन्हें आप एक बार याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के करा दूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे एक वर्ड है कैलस, इस वर्ड का सिनोनिम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले सिनोनिम का मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है ABCD ऑप्शन में से जो कैलस के मीनिंग जैसा सेम मीनिंग रखता है। तो आप इसे एक तरीके से पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हो। सेम मीनिंग वर्ड कौन सा है, तो इसके लिए अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश के लिए, जर्नल इंग्लिश के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि आपको डेली रीडिंग करनी है। डेली अगर आप 15 मिनट रीडिंग कर लेते हैं, आप कुछ भी रीड कर सकते हो, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगज़ीन, कोई स्टोरी बुक रीड करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश में। मैंने अपनी इंग्लिश इस तरीके से ही सही करी थी।
तो रीडिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वर्ड की प्लेसमेंट समझ में आती है कि कैसे कैसे आप वर्ड्स को किन किन पर्टिकुलर फिक्स्ड वर्ड के साथ प्लेस करते हो, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे देखो, कैरलेस का मीनिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको। तो एग्ज़ाम में ये बात नोट कर लो, अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक नहीं है और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है स्पेशली वोकैबुलरी का, तो आपको वो छोड़ के आना है, रादर कि आप उसका नेगेटिव नंबर ले लें। उससे बढ़िया यह है कि आप उसे छोड़ ही दें। तो यहाँ पे कैरलेस का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं, इसी के बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कैरलेस का मतलब होता है बीइंग हार्डन्ड और थिकन्ड। अगर आप बहुत हार्ड हैं, किसी की फीलिंग नहीं समझते हैं, तो उसे बोलेंगे एक कैरलेस पर्सन। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स, मतलब किसी की प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको, नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स और सफरिंग ऑफ द पीपल। कोई कैसी हालत से गुजर रहा है उसका ध्यान नहीं देना, बहुत ही हार्ड हर्ट का होना, उसे बोलेंगे कैरलेस पर्सन, ठीक है। सफरिंग ऑफ अदर पीपल, तो इसका आपको बताना है सेम मीनिंग वाला वर्ड, अदर पीपल। एक मिनट, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं पहले, जस्ट अ मिनट। पीपल, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या है, इनडिस्टिंक्ट, इनसेंसिटिव, इंटरेस्टेड और इन्फीरियर। तो यहाँ पे कैरलेस का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है, किसी के भी प्रति सेंसिटिव नहीं है, कोई इमोशन नहीं है उसके अंदर, कोई फीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनसेंसिटिव। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन क्या है, सेंसिटिव नहीं है किसी की फीलिंग से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है इनडिस्टिंक्ट। अगर बात करूँ डिस्टिंक्ट की, इसका मतलब होता है अलग अलग होना, मतलब साफ साफ दिखाई देना। बट अगर बात करें इनडिस्टिंक्ट की, इसका मतलब होता है नॉट क्लियर, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। अगर बात करें इंटरेस्टेड की, तो वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। और लास्ट है इन्फीरियर, इसका मतलब होता है कि अगर कोई लोअर इन रैंक है या फिर स्टेटस है, तो वो अपने आप को मानता है इन्फीरियर बाकी सभी से। तो यहाँ पे जो कैरलेस का सिनोनिम है वो है इनसेंसिटिव। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है, पहचानना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो सकती है। तो मैंगलोर इन कर्नाटका इज एट अ हाइएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग देन द कोस्टल सिटीज सच एज मुंबई एंड न्यूयॉर्क फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो इसका मतलब क्या है कि मैंगलोर जो सिटी है कर्नाटका की, वो हाई रिस्क ऑफ फ्लड पे है। अगर बात करें अदर कोस्टल सिटीज़ की जैसे कि मुंबई, न्यूयॉर्क, तो इनका रिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू मैंगलोर। कहाँ से रिस्क है इन्हें? जो सी लेवल बढ़ जाता है उससे फ्लड आने का चांस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर है? मैंगलोर इन कर्नाटका इज़ एट अ हाईएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग। यहाँ पे इसी पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या है? मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है देखो, तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है समझो। यहाँ पर मिस्टेक है हाईएस्ट के अंदर, यहाँ पर हाईएस्ट ना आकर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हायर। यहाँ पे हाईएस्ट नहीं आएगा, और हायर क्यों आएगा पहले ये समझते हैं। देखो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा वो आएगा हायर। मैंगलोर इन कर्नाटका इज़ एट अ हायर रिस्क ऑफ फ्लडिंग। अब यहाँ पर पहले समझते हैं हाई के बारे में। हाई का मतलब होता है ऊंचा, और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव की क्या होती है? 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमने बोला है कि जो मैंगलोर इन कर्नाटका है वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है फ्लड का एज़ कम्पेयर टू अदर कोस्टल सिटीज सच एज मुंबई एंड न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे हम मैंगलोर को कंपेयर कर रहे हैं मुंबई और न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ से। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैंगलोर में सबसे ज़्यादा रिस्क है। जब हम किसी भी एक पर्सन को या फिर एक प्लेस को
ठीक है, जब हम किसी एक पर्सन प्लेस को सबसे कंपेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे लगाते हैं थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। बट यहाँ पर हमने सिर्फ मुंबई और न्यूयॉर्क से ही तो कंपेयर किया है ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ इन पर्टिकुलर कोस्टल सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे हायर लगाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि मैंगलोर को सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिस्क है, नहीं, यहाँ पर हम बता रहे हैं कोस्टल सिटीज़ जैसे मुंबई और न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 या 3 को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा हायर, ना कि हाईएस्ट आएगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे ABCD में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक यहाँ पर होने वाला है। द ट्रक ड्राइवर डैश हिज नी ऑन द डैशबोर्ड इन द कोलिजन ऑन द एक्सप्रेस वे ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी येस्टरडे। मतलब एक ट्रक ड्राइवर ने डैश किया अपने नी को ऑन द डैशबोर्ड, जैसे ही एक्सप्रेस वे पर क्या हुआ, कोलिजन हो गया। इसकी वजह से पुअर विजिबिलिटी, मतलब देखने में क्या था, धुंधलापन था, इस वजह से क्या हो गया, एक टक्कर हो गई एक्सप्रेस वे पे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? बैंगिंग, बैंग्ड, बैंग्स या फिर इज बैंगिंग। तो देखो यहाँ पे अगर आपको बैंग का मतलब नहीं पता तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम येस्टरडे की बात कर रहे हैं। येस्टरडे का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो कल ऐसा कोई इवेंट हुआ था जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर बैंगिंग तो आ ही नहीं सकता, बैंग्स भी नहीं आएगा और इज बैंगिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, आपके प्रेजेंट में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। बट जो बैंग्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर बैंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। बैंग का मतलब होता है अ सडन लाउड नॉइज, मतलब एकदम से बहुत तेज आवाज आना, उसे बोलते हैं क्या, बैंग। तो जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो घुटने हैं वो एकदम से डैशबोर्ड पे जाके लगे, जैसे ही एक्सप्रेस वे पे क्या हुआ, बहुत बड़ा कोलिजन हो गया, एक टक्कर हो गई। किसकी वजह से? पुअर विजिबिलिटी की वजह से, जो कि कल थी। तो यहाँ पर हम पास्ट इवेंट को बता रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बैंग्ड का यूज़ करना पड़ेगा। बैंगिंग, बैंग्स और इस बैंगिंग यहाँ पर यूज़ नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बिना इस वर्ड का मतलब जाने भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा टेंस का ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर टेंस में सेंटेंस बोला जा रहा है। आई होप आप यहाँ पर समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे दोबारा से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म निकालना है इस गिवन सेंटेंस का। द टीचर टोल्ड अस दैट द स्कूल वॉज गोइंग टू टेक अस ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे इन द माउंटेन्स फॉर अ वीक। टीचर ने हमें कहा था कि स्कूल हमें ले जा रहा है एक कैंपिंग हॉलीडे पे माउंटेन्स में एक हफ्ते के लिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक तरीके से एक पास्ट इवेंट को बता रहे हैं कि टीचर ने हमें ऐसा कहा था। तो यहाँ पे हम इसे बताएंगे अब डायरेक्ट स्पीच में। तो किस तरीके से हम इस इनडायरेक्ट फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पहले देखते हैं डी क्यों है और ABC गलत क्यों है, पहले ये भी समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें कहा, उसके बाद यहाँ पे कॉमा और डबल कोट्स आएगा, बिकॉज जब कोई भी कुछ बात कहता है तो उसे हम डबल कोट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। द स्कूल इज गोइंग टू टेक यू ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे इन द माउंटेन्स फॉर अ वीक। तो यहाँ पर इज आ गया एंड टेक यू आ गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर वो अस बोल रहे हैं तो मैम ने तो उन्हें यू बोला होगा ना। इसके बाद देखो यहाँ पर अगर वॉज है, हम यहाँ पर एक पास्ट इवेंट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन टीचर ने तो उन्हें इज कहा होगा कि हमारा स्कूल एक कैंपिंग हॉलीडे पे आप सबको ले जा रहा है एक हफ्ते के लिए। तो मैम ने तो उस टाइम पर इज कहा होगा, लेकिन हम जब किसी को बताएंगे तो हम यहाँ पर वॉज कहेंगे, बिकॉज ये एक बीती हुई बात हम बता रहे हैं किसी को। तो इसीलिए यहाँ पर इज और यू आएगा।
तो यहाँ पर फर्स्ट वाला गलत क्यों हुआ? द टीचर सेड टू अस द स्कूल विल बी टेकिंग, यहाँ पर विल भी नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पर अगर हमने वॉज लगाया है तो इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्म में इज रहा होगा, इसलिए यहाँ पर वॉज लगा है, तो विल भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर द स्कूल इज टेकिंग यू, यहाँ पर इज टेकिंग यू ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे इन द माउंटेन्स फॉर अ वीक, तो इज टेकिंग यहाँ पर गलत है। गोइंग की बात यहाँ पे हुई थी तो यहाँ पे गोइंग है नहीं और यहाँ पे भी गोइंग नहीं है, तो इट मीन्स दोनों ही गलत हो गए। इसके बाद ये है द टीचर सेड टू अस द स्कूल वॉज गोइंग, जब टीचर बोलेगी ये सेंटेंस हमसे तो वो वॉज का इस्तेमाल क्यों करेगी, वो तो इसका इस्तेमाल करेगी, तो ये भी गलत हो गया। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है टेंस चेंज होने पर। यहाँ पे जो हमने ये इनडायरेक्ट फॉर्म लिखी हुई है ये हम बात कर रहे हैं जब वो चीज़ बीत चुकी है, लेकिन जब आपको टीचर ने बताया होगा तो उन्होंने प्रेजेंट में सब कुछ कहा होगा, है ना। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो यहाँ पे एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, यहाँ पर कौन सा है? अपोजिट मीनिंग। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो लैंग्वेज जो आपका वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग रखता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्लगिश, एपैथेटिक, एनर्जेटिक या फिर लेजरली। तो देखो यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है आलसी। अगर बात करूँ हिंदी की तो हिंदी में हम इसे बोलेंगे आलसी, और हम इसे बोल सकते हैं लिम्प, या फिर एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जैसे हम बोलते हैं क्या, लेकाडेसिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा गया है लेकाडेसिकल। क्या पता इस बार आपको देखने को मिल जाए। लेकाडेसिकल मतलब होता है आलसी, जो हर काम टालते रहते हैं उन्हें बोलते हैं लेकाडेसिकल पर्सन, ठीक है। और अगर बात करें, ये तो सारे हो गए क्या, सिनोनिम वर्ड, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, सिनोनिम्स है ये सारे लैंग्वेज के। अगर बात करें एंटोनिम्स की, तो कौन कौन से ऐसे एंटोनिम हैं जिनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो आपको पता लग गया कि अगर आलसी है कोई तो उसका उल्टा क्या होगा, एनर्जेटिक, मतलब उसमें बहुत एनर्जी है। तो यहाँ पर इसके और भी एंटोनिम लिख लो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोटिवेटेड, मतलब कोई बहुत मोटिवेटेड है, हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। इसके बाद हम लिख सकते हैं एम्बिशियस, एम्बिशियस एक अच्छा एंटोनिम है इसका। और यहाँ पर एनर्जेटिक तो है ही, है ना। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स भी याद करने को मिल जाएंगे। तो लेकाडेसिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड देखा गया है। इसका मतलब भी क्या होता है, आलसी। लिम्प का मतलब भी होता है आलसी, और लैंग्वेज तो होता ही आलसी। तो यहाँ पर आलसी का उल्टा क्या होगा, एनर्जेटिक, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे भी एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आपको ढूंढना है। तो रेकलेस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। देखो, रेकलेस का मतलब होता है, यहाँ लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है कोई अगर बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। इररिस्पॉन्सिबल मतलब कि वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, या फिर अगर बोले लैक ऑफ केयर है अगर उसके अंदर, लैक ऑफ केयर और कॉशन, ध्यान नहीं देता किसी भी चीज़ में, उसे बोलते हैं क्या, रेकलेस पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन से डेयरिंग होना नहीं, यहाँ पर आपको बताना है एंटोनिम। इररिस्पॉन्सिबल होने का मतलब, यहाँ इररिस्पॉन्सिबल का उल्टा क्या, डेयरिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। केयर फ्री नहीं हो सकता, ब्रैश नहीं हो सकता, कॉशियस यहाँ पे हो सकता है। केयर फ्री मतलब ही क्या होता है आपका, रैकलेस होता है, मतलब जो केयर रखता नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, ध्यान नहीं रखता, उसे ही बोलते हैं रैकलेस। तो यहाँ पे कॉशियस का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो हर चीज़ पे बहुत ध्यान देता है, ध्यानपूर्वक हर चीज़ करता है, ध्यान देने वाला, ठीक है, ध्यानपूर्वक हर चीज़ का ध्यान रखता है, जैसे बोलेंगे हम कॉशियस पर्सन। तो यहाँ पर रेकलेस का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे कॉशियस मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जनरल इंग्लिश के, उसमें से आप देख लो 5 क्वेश्चन तो आपको वोकैब से मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसके अंदर एंटोनिम और सिनोनिम होंगे। तो आपको अपनी वोकैबलरी अच्छी करनी है, और ईडियम्स भी वोकैबलरी का ही पार्ट होते हैं, ईडियम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आज मैंने ईडियम भी इंक्लूड किया है इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डेलिकेट। डेलिकेट तो बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसे आप यूज़ भी करते होंगे अपने डेली लाइफ के अंदर। तो डेलिकेट का मतलब ये होता है कि जो आसानी से टूट जाए या फिर खराब हो जाए, ईजिली ब्रोकन और डैमेज्ड, ईजिली ब्रोकन और डैमेज। कहते हैं ना ये बहुत डेलिकेट है, इसे ध्यान से पकड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन है टफ होना। यहाँ पे सिनोनिम मतलब क्या है कि सेम मीनिंग। तो अगर कोई चीज़ आसानी से टूट जाएगी तो क्या वो टफ है? नहीं। क्या वो ऑर्डिनरी है? नहीं। क्या वो फ्रेजाइल है? बिल्कुल ठीक बात है, वो क्या है? फ्रेजाइल है, मतलब ब्रेकेबल है और बहुत ज़्यादा ब्रिटल है। फर्म मतलब होता है कि कोई बिल्कुल ठोस है, अपनी स्टेट में बना हुआ है, अपनी पोजीशन में बना हुआ है, तो फर्म तो नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेजाइल के अलावा, फ्रेजाइल क्या है? डेलिकेट का सिनोनिम है। इसके अलावा यहाँ पर और सिनोनिम क्या हो सकते हैं, ये लिख देती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अगर एग्जाम में कोई और वर्ड मिल जाए तो आप उसे कर पाएँ। तो फ्रेजाइल भी इसका मतलब होता है ब्रेकेबल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रिटल, या फिर फ्लिम्जी लिख सकते हैं, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में अक्सर देखा जाता है फ्लिम्जी वर्ड, ठीक है। इसके साथ ब्रेकेबल लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे क्या है? सिनोनिम है डेलिकेट के, ब्रेकेबल। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया ईडियम, मतलब मुहावरे से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो यहाँ पे एक ईडियम है टू हिट बिलो द बेल्ट। बहुत अच्छा ईडियम है ये, टू हिट बिलो द बेल्ट। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को गलत तरीके से अगर स्ट्राइक करते हैं, गलत तरीके से अगर टारगेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या? टू हिट बिलो द बेल्ट। अगर मैं बात करूँ बॉक्सिंग, जो आपका एक स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, तो बॉक्सिंग में क्या होता है, अगर दो ओपोनेंट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर कोई एक ओपोनेंट दूसरे ओपोनेंट के वेस्ट के नीचे, मतलब कमर के नीचे उसे टच करता है, तो वो क्या है? एक प्रोहिबिशन है, वहाँ पर आप टच नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी पर्सन के वीकनेस को टारगेट नहीं कर सकते हो, अनफेयरली तरीके से किसी की वीकनेस को आप टारगेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है, मतलब किसी गलत तरीके से आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ईडियम तो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इंपॉर्टेंट ईडियम्स आपके लिए ज़रूर से लेके आ सकूँ, अगर मुझे आगे टाइम मिलता है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपको ग्रामर की इतनी नॉलेज नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर जानबूझ के ऑप्शंस छुपाए हैं ताकि आपको बता सकूं कि क्वेश्चन देखकर कैसे आपको सोचना है कि जंबल सेंटेंसेस कैसे हमें ऑर्डर में लगाने हैं। देखो यहाँ पर क्या है, गिवन हेयर आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर के लिए ऑप्शंस दिए हुए थे, बट उन पे हम ध्यान अभी नहीं देंगे। अभी हम देखेंगे किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको जंबल्ड सेंटेंस मिलता है, आपको पहले ये ढूंढना है किस ऑप्शन में किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग की बात हो रही है, क्योंकि हर एक जंबल्ड सेंटेंस के अंदर हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई इवेंट डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर किसी पर्सन के बारे में बता रहे होते हैं। तो जहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, मतलब वहाँ पर हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हमें वो चीज़ ढूंढनी है पहले। देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे देखो हम स्टार्ट करते हैं पहले पढ़ना। आपको पहले फास्टली सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं ये देखने के लिए कि कहाँ पर हम किस पर्टिकुलर पर्सन या थिंग, कोई इवेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फास्टली पढ़ते हैं। देखो, अनाक Krakatau is a volcano in Indonesia which erupted and caused an underwater landslide. At least 420 people died, 1400 people were injured and over 900 homes were destroyed.
the volcano is highly active, there could be more tsunamis. It caused a tsunami on Saturday 22 December 2018. तो यहाँ से आइडिया मिल गया कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वॉल्केनो के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग होने वाली है. ठीक है, तो ए से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस. मतलब ये एक पर्टिकुलर वॉल्केनो है जो कि इंडोनेशिया का है, जो इरप्ट हुआ और इसने क्या किया, अंडर वाटर लैंडस्लाइड कॉज कर दी. इसके बाद देखो क्या आएगा. इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी वजह से इट कॉज्ड. अब यहाँ पर इट आया है, मतलब इससे पहले हम उसके बारे में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इट आया है. इट कॉज्ड अ सुनामी ऑन सैटरडे 22 दिसंबर 2018. मतलब यहाँ पर डी इसका नेक्स्ट सेंटेंस होगा. तो देखो यहाँ पर जब हमने बताया कि ये एक वॉल्केनो है जो इरप्ट हो गया और अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो गई, फिर हमने बताया कि इसकी वजह से सुनामी आ गई और सैटरडे को ये हुआ है 22 दिसंबर 2018 को. इसकी वजह से क्या हुआ कि 420 पीपल मर गए और 1400 जो पीपल हैं वो इंजर्ड हो गए और ओवर 900 होम्स वर डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पर बी आएगा. तो ये आपस में कनेक्टेड है. और इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि ये वॉल्केनो हाईली एक्टिव है और भी सुनामीज आ सकती है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एंड में आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमें कनेक्ट करते हुए जम्बल्ड सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखना है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है ए वो बिल्कुल ठीक है. अब देखो यहाँ पर हमने पहले ही पता कर लिया था कि ऑप्शन नंबर ए से ही जम्बल्ड सेंटेंस स्टार्ट होंगे. तो मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है और सी है ये तो वैसे ही गलत हो गए थे. मतलब कंपटीशन बचा सिर्फ ए और डी में. तो यहाँ पर ए के बाद डी आएगा, बिल्कुल ठीक है. लेकिन यहाँ पर ए के बाद सी आ गया. सी कैसे आ गया देखो. क्या हम ये बोलेंगे कि अनेक क्राकाताऊ एक वॉल्केनो है इंडोनेशिया में जो इरप्ट हो गया और अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो गई. ये वॉल्केनो हाईली एक्टिव है और सुनामीज हो सकती है. ये बात हम कैसे बोलेंगे, पहले हम बताएंगे ना कि उस सुनामी से हुआ क्या. उस लैंडस्लाइड से सुनामी आ गई, फिर लोग मर गए, उसके बाद हम बोलेंगे ना कि वो एक्टिव है और सुनामीज भी फ्यूचर में आ सकती है. तो इसलिए यहाँ पर सी पहले नहीं आएगा, सी एंड में ही आएगा. तो ये गलत है. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है. तो अगर आपको ग्रामर की नॉलेज इतनी नहीं है फिर भी आप पढ़ के भी ये पता लगा सकते हो कि कौन सा सेंटेंस पहले या बाद में आएगा. आपको कनेक्ट करते हुए चलना है. ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर डी में अगर यहाँ पर इट लगा हुआ है, अगर यहाँ पर इट लगा है मतलब इसके बारे में हम पहले कहीं बता चुके होंगे. तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही डी से हो गई. ये तो वैसे ही गलत हो गया ना. अगर यहाँ पर लिखा है इट कॉज्ड अ सुनामी, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही बोल देंगे इट कॉज्ड अ सुनामी, तो क्या हमें पता नहीं चल रहा किसके बारे में बात हो रही है. तो स्टार्टिंग में तो कभी इट आएगा ही नहीं ना. अगर इट यहाँ पे आया है मतलब हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं, फिर हम उसे इट से बोल रहे हैं ना. तो आपको इन सब बातों का ध्यान देना है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. तो एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पर कौन सा होगा. वर्ड है डिस्टिंक्ट. तो डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक या फिर डिफाइंड कह सकते हैं, या फिर डेफिनेट या फिर क्लियर कह सकते हैं. मतलब यहाँ पर इसका मतलब होगा क्लियर, कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक है, या फिर कह सकते हैं कि वो डेफिनेट है. तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या होगा, मार्क्ड होगा नहीं, प्रिस्क्राइब्ड होगा नहीं, नोटिसेबल होगा नहीं. इसका मतलब होगा वेग. इसका उल्टा क्या होगा, वेग. वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अनक्लियर. कोई चीज़ अगर अनक्लियर है या फिर इनडेफिनेट है, जिसके बारे में नहीं पता, उसे बोलेंगे वेग. या फिर हम बोल सकते हैं फजी है. तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का एंटोनिम होगा वेग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है. द बेस्ट वे टू सेवर द ब्यूटी ऑफ द वैली इज डैश द व्यू पॉइंट मेड स्पेशली फॉर द पर्पस. यहाँ पे क्या है, द बेस्ट वे टू सेवर द ब्यूटी ऑफ द वैली इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट मेड स्पेशली फॉर द पर्पस. मतलब फ्रॉम द व्यू पॉइंट, जो बेस्ट तरीका है वैली की ब्यूटी को निहारने का वो क्या है, उस व्यू पॉइंट से उसे देखो जो स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनाया गया है. तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट, ऑन द व्यू पॉइंट नहीं होगा, बिसाइड द व्यू पॉइंट नहीं होगा,
एट भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रॉम, उस व्यू पॉइंट से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। गिवन हेयर आर 6 सेंटेंसेज, S1 एंड S6 आर द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंसेज, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज नेमली ABCD आर जम्बल्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे अगेन जम्बल्ड सेंटेंसेस से एक और क्वेश्चन आ गया, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी जम्बल्ड सेंटेंस। यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है, यहाँ पे आपको बता दिया है कि S1 और S6 क्या है, फिक्स्ड है, और यहाँ पे ABCD में आपको जंबल करना है। देखो यहाँ पर वाटन लेफ्ट अमेरिका फॉर द कॉन्टिनेंट शॉर्टली आफ्टर हिज फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न। तो वाटन ने अमेरिका छोड़ दिया था फॉर द कॉन्टिनेंट जब उनका पहला बच्चा हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट है, बट ऑफ लेट द फैमिली हैज़ बीन एबल टू रिटर्न वंस और ट्वाइस एवरी ईयर। अब यहाँ पर बीच में जो ABCD है उन्हें हम कैसे जंबल करते हैं, देखो यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे A में बोला हुआ है इट इज़ अ चॉइस ही डज नॉट रिग्रेट इवन दो ही एंड हिज फैमिली डू मिस अमेरिका। मतलब यहाँ पे किसी चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स A पहले नहीं आएगा क्योंकि चॉइस क्या है नहीं पता। फिर है ही चॉज द लेटर, मतलब यहाँ भी चॉइस के बारे में नहीं पता, बट यहाँ पर चॉइस के बारे में बता दिया है, द चॉइस बिटवीन द एकेडमिक करियर एंड लाइफ अमंग द आर्टिस्ट इन पेरिस वॉज अ डिफ़िकल्ट वन। मतलब एकेडमिक करियर और जो आर्टिस्ट की लाइफ है पेरिस में, इन दोनों के बीच में चॉइस करना एक डिफ़िकल्ट चॉइस थी। तो ये मतलब हमारा क्या है, पहले C आएगा, इसके बाद आएगा ही चॉज द लेटर, उसने बाद वाला चूज़ किया, मतलब उसने एकेडमिक करियर को ना चूज़ करके उसने पेरिस में एक आर्टिस्ट की लाइफ को जीना पसंद किया। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका छोड़ने के बाद वो पेरिस चले गए। तो C के बाद आएगा B, क्योंकि यहाँ पर बताया चॉइस कौन सी है, फिर बताया इसने बाद वाला चॉइस किया, चूज़ किया। उसके बाद यहाँ बताया है इट इज़ अ चॉइस दैट ही डज नॉट रिग्रेट इवन दो ही एंड हिज फैमिली डू मिस अमेरिका। मतलब ये वो चॉइस है जिसे वो आज तक रिग्रेट नहीं करते, भले ही उनकी फैमिली अमेरिका को मिस करती है। तो यहाँ पर इसके बाद A आएगा। अब A के बाद क्या बचा, D बचा, तो D यहाँ पर आएगा। D में लिखा हुआ है हिज पेंटर्स इनकम डिड नॉट अलाउ फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू अमेरिका। जो वो पेंटर की इनकम से कमाता है वो बार बार अमेरिका जाने के लिए उन्हें अलाउ नहीं कर पाता, मतलब वो इतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाता कि वो बार बार अमेरिका की ट्रिप लगा सके। बट एंड में S6 में लिखा हुआ है बट ऑफ लेट द फैमिली हैज़ बीन एबल टू रिटर्न वंस और ट्वाइस एवरी ईयर। बट बाद में क्या हुआ कि फैमिली इतनी एबल हो गई कि वो हर साल 1 से 2 बार अमेरिका आ पाते थे। मतलब CBAD इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जम्बल्ड सेंटेंस में पहले ये पता करना है किस पर्टिकुलर थिंग या फिर प्लेस या पर्सन के बारे में बात हो रही है और उससे कनेक्ट करते करते आगे चलना है। तो यहाँ पर चॉइस के बारे में बात हुई इसलिए पहले C आया, उसके बाद B आया क्योंकि हमने चॉइस को चूज़ किया बाद वाला। फिर ये चॉइस उनको रिग्रेट नहीं करती है इसलिए फिर ये आया, और एंड में आया कि उसकी पेंटर की इनकम उन्हें बार बार अमेरिका जाने के लिए अलाउ नहीं करती थी, फिर भी वो बाद में इतने एबल हो गए कि वो साल में 1 से 2 बार अमेरिका जा पाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जम्बल्ड हो गया, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड। रेलिंग्विश एक वर्ड है यहाँ पे, रेलिंग्विश एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जामिनर पूछता है इस वर्ड का मतलब या फिर इसका सिनोनिम। तो यहाँ पे रेलिंग्विश का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। तो रेलिंग्विश का मतलब होता है सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना या फिर गिव अप कर देना। क्लियर हो गया? या फिर हम बोल सकते हैं रिज़ाइन कर देना। तो ये सब क्या है, सिनोनिम है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। तो यहाँ बताना इनमें से कौन सा करेक्ट सिनोनिम है। तो अबंडन कर देना, कीप, क्लेम या फिर होल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक है। अबंडन का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, लीव कर देना, टू लीव कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अबंडन करते हैं क्या, किसी भी चीज़ को। अगर मान लो आप में कोई बुरी आदत है तो आप उसे अबंडन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेलिंग्विश एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आप ध्यान देना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं।
अब देखो, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वोकैबुलरी कितनी ज़रूरी है जर्नल इंग्लिश को करने के लिए। इसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है आपको, और आपको थोड़े ईडियम पे भी ध्यान देना है, और एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको कर लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इस तरीके से मैं जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी भी डेफिनेटली क्लास लेके आऊँगी बाद में, और अरिथमेटिक भी साइड बाय साइड चलता रहेगा। तो कल तो आपकी कोई क्लास नहीं हो पाएगी, कल जो क्लासेस डिलीट हो गई थी उन्हीं को अपलोड करेंगे, और परसों से हम स्टार्ट कर देंगे कंप्यूटर और हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारा ये प्रीवियस पेपर की सीरीज़ चल रही है इसे भी कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है, आपका फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड डेट है वो दिसंबर के 2nd वीक में लिखा हुआ नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो आपका सिलेबस में ऑन टाइम कंप्लीट करवा दूंगी, टेंशन मत लो। कंप्यूटर में ज़्यादा नहीं बचा है अब, मैं अब फास्टली 26 नवंबर से कंप्लीट करवा दूंगी। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।